तो अब हम अमाइन शुरू करते हैं। अमाइंस में देखो, अमाइंस हम कैसे बना सकते हैं। अमाइंस बना सकते हैं रिडक्शन नाइट्रो का, नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करके हम अमाइंस बना सकते हैं, H2PDNI या फिर मिथाइल एसिड, FSNHCl, SNHCl, FeHCl, ZnHCl, LiLH4 के प्रेजेंस में हम इसको नाइट्रोजन को NH2 में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जैसे यहाँ पे है, ये अमाइन को इसने NH2 में रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब है यहाँ पे LiLH4 क्या करेगा और H2Ni क्या करेगा। देखो H2Ni क्या करेगा, H2Ni तो इसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन LiH4 इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये NO2 को कर सकता है और तुम्हारा एल्डिहाइड्स वगैरह जो होते हैं उसको रिड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे रिड्यूस कर दिया और यहाँ पे रिड्यूस नहीं करा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें रिएजेंट्स का ध्यान रखना होगा ऐसी चीज़ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स, तो अल्काइल हैलाइड्स का अमोनोलाइसिस की बात करते हैं हम। तो इसमें इसमें इससे भी हम बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, तुम्हारे अमाइंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले HX यहाँ पे निकलेगा और तुम्हारा ये RNH2 बनेगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरा ये RX इसके साथ में रिएक्ट करेगा और इसमें क्या है, 2 R लग जाएंगे। उसके बाद में फिर तीसरा HX निकलेगा। ठीक है, एक HX, 2 HX, तीसरा HX निकलेगा, फिर 3 R लग जाएंगे, फिर जो है चौथा निकलेगा तो फिर क्वार्टरनरी बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ द मोल ऑफ RX इसमें क्या है, एक तरीका है निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ RX कंज्यूम्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द क्वार्टरनी अमोनिया। क्वार्टरनी अमोनिया ये क्वार्टरनी प्रोडक्ट होता है, ये जो बनता है तुम्हारा। तो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे इसमें नाइट्रोजन पे, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितने RX यूज़ होंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, तो 3 यहाँ पे RX यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और सिर्फ 1 लोन पेयर है, तो ये 1 यूज़ होगा। यहाँ पे भी 1 लोन पेयर है, बस हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो फिर 1 यूज़ होगा RX यहाँ पे। ठीक है, तो अब रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल को रिड्यूस करके भी हम NH2 बना सकते हैं। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि H2Ni या फिर LH4 SnCl2 और HCl से क्या बनता था, और SnCl से Sn और HCl से क्या बनता है। ठीक है, तो SnCl2 प्लस HCl से बनता था तुम्हारा एल्डिहाइड, और इसमें क्या बनता था तुम्हारा, ये अमाइन बनता था Sn प्लस HCl से या LiLH4 से H2 को। तो LiLH4 H2 ये उसको NO2 को भी रिड्यूस कर सकते हैं अमाइन में, और इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं अमाइन में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये रिएक्शन है, अब ये है पीएच है इसके साथ में जुड़ा हुआ, और CN है, इसको HCl के साथ में रिएक्ट करके ये रिड्यूस कर दिया, और ये पिछला वाला मैंने जो बताया था रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन है। और ये किस में होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा अभी पीछे हमने पढ़ा था एल्डिहाइड वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये LiLH4 के साथ में ये मिला के क्या बना देगा, इसको उड़ा देगा। फिर डाइविल के साथ में ये एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, फिर SnCl2 के साथ में भी एल्डिहाइड बना देता है, और ये तुम्हारा Sn प्लस HCl के साथ में क्या बनाता है, Sn प्लस HCl के साथ में CH2 NH2 बना देता है। और हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसका फुल करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनता है, एसिड बनता है, और हाफ करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो तुम्हारा अमाइड बनता है। ठीक है, अमाइड का मतलब होता है, क्या होता है अमाइड का मतलब, ये CO ग्रुप्स के साथ में NH2 जुड़ा हुआ होगा अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका तो। ठीक है, आगे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ द अमाइड। अब अमाइड के रिडक्शन की बात करते हैं। अगर हम अमाइड को LiLH4 के साथ में रिड्यूस करा दें तो इससे भी क्या बनेगा, RCH2 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे CN है पार्शियल, अगर हम इसका पार्शियल कर दें तो देखो अभी मैंने बताया वही चीज़ है, तो ये, और उसके बाद में LiLH के साथ में रिएक्ट कर दें तो फिर आगे की साइड में ये जा सकती है रिएक्शन CH2 NH2 बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फुल हाइड्रोलाइसिस से तो एसिड बन जाता है, और NOH एसिड को हम NaOH और CO के साथ में रिएक्ट कर देंगे तो इसमें ये CO2 उड़ा देगा। ठीक है, Sn प्लस HCl के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये सीधा उड़ा देता। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, वैसे तो ये वही चीज़ें हैं, बार बार हम रिवाइज कर लिए। अब है गैब्रियल पेथैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पेथैलामाइड सिंथेसिस बेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। गैब्रियल पेथामाइड सिंथेसिस जो होता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, ओनली दोस्त RX के साथ में रिएक्ट करता है जो SN2 देते हैं। यहाँ पे जो RX है जो SN2 देते हैं उनके साथ में रिएक्ट करेगा। SN2 कौन देते हैं, SN2 1 डिग्री ज़्यादा देता है, CH3 1 डिग्री, ये सब ज़्यादा देते हैं, और एलाइल वगैरह भी दे सकते हैं, ज़्यादा देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो जो SN2 देते हैं उनके साथ में रिएक्ट करता है ये। क्या होता है इसमें रिएक्शन में, ये रिएजेंट्स क्या होते हैं, एक्वस KOH और NaOH होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये RNH2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ये जो होते हैं इसके जो ये NH NH की जगह यहाँ पे O नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या बनाया हमने, फाइनल प्रोडक्ट में RNH2 बनता है और ये प्रोडक्ट बनता है पिथैलिक एसिड रीजनरेट। इसमें क्या होता है, ये जो बना इससे हम रीजनरेट करते हैं इस पिथैलिक एसिड। अब आगे चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एल्काइल हाइड गिव्स द गिबरेलिन पिथैलामाइड सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन गिबरेलिन पिथैलामाइड सिंथेसिस देगा? देखो क्या ये SN2 दिखाता है ये वाला एल्काइल? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो दिखा देगा। अब ये तो दिखाएगा नहीं, तोड़ने नहीं चाहेगा, ये भी नहीं तोड़ना चाहेगा, बॉन्ड एनर्जी इज़ वेरी हाई, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये वैसे तो मिथाइल दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये F जुड़ा हुआ है और उसकी बॉन्डिंग एनर्जी बहुत हाई होती है इसलिए नहीं दिखाएगा। अब है ये तो 3 डिग्री है तो ये भी SN2 नहीं देते, ठीक है। अब ये SN2 देंगे आराम से क्योंकि ये तोड़ देंगे यहाँ पे, और बाकी सही है इसमें। अब ये है, इसमें क्या होगा अगर इसको तोड़ देंगे हम, ठीक है, सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है इसको अगर हम तोड़ देंगे, इसको यहाँ को करें यार, अगर हम यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को उड़ा देंगे, अगर हम यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को उड़ा देंगे, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को उड़ा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस चाहिए होता है नेगेटिव, लेकिन उड़ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी नहीं दिखाता, ठीक है। तो क्या क्या नहीं दिखाते, क्या एक बार रिवाइज कर लेना, बस आगे चलो। अब ये है तुम्हारा, अब ये H3O है, जब H3O है तो ये इसको COH बना देगा, COH बना देगा, फिर NH जो है यहाँ पे ये जुड़ जाता है, ठीक है, फिर ये NH2 जुड़ जाता है, इसमें से क्या होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से जो है अमोनिया निकल जाता है और NH रह जाता है, फिर इसको एक्वस KOH में रिएक्ट करते हैं तो एक्वस KOH में क्या होता है, ये इसका N नेगेटिव रह जाता है, और फिर हम इसको SN2 रिएक्शन इन द पोलर ए प्रोटिक में होगा, ये पोलर ए प्रोटिक में क्या करेंगे, ये इस तरीके से इसमें जुड़ जाता है। अब ये NOH के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा कि ये जो है ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन तो बन गया यहाँ पे, लेकिन यह प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। ये जो है ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। इसमें अमाइंस में मैंने उसमें बताया है, क्या नाम है तुम्हारे GOC में, कि अमाइंस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जब इसके साथ में जब जुड़े होते हैं, अगर 2 और एक्स्ट्रा तो 3 डिग्री होते हैं, अगर एक ही जुड़ा होता तो 2 डिग्री होता, और एक वो 1 डिग्री होता, और 2 C कार्बन जुड़े होते हैं N के साथ में तो सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी अमाइन होता, ठीक है। तो इसमें और अल्कोहल में यही फ़र्क होता है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होता है अगर उस पर 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो वो 3 डिग्री होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के बेसिस पे होता है, नाइट्रोजन सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है, और साथ में प्रोपेन 2, नहीं ये तो चलो इसका नाम ही है प्रोपेन 2 अमीनो एसिड, यहाँ पे बन गया प्रोपेन 2 अमाइन बन गया। ये फिर से रिपीट हो गई क्या, ये शायद फिर से रिपीटेड है। अब वुल्फ रिएजेंट, वुल्फ रिएजेंट क्या होता है, वुल्फ रिएजेंट वुल्फ रिएजेंट हमने जो पढ़ा था, 2 रिएजेंट्स होते थे जिसमें वो तुम्हारा एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक होता था वुल्फ रिडक्शन। तो वो वाला जो वुल्फ वाला रिएजेंट जो होता है, अगर ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये अगर लिविंग ग्रुप जो होता है, अ, अगर ClBr OTS N2 या फिर ये होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें N डबल बॉन्ड CO ऐसा करके बना देता है, फिर वाटर के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे जो है प्राइमरी अमाइन बन जाता है, और ये जो है तुम्हारा ये कंपाउंड बनता है और इसमें से CO2 निकल जाता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होता है ये, बस एक नज़र मार लेना इसमें, ठीक है। अब करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एमाइड जो होता है, ये एमाइड को Br2 और KOH इसमें रिएजेंट होता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिएजेंट Br2 और KOH होता है और हीट होती है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, एमाइड को ये हीट करते हैं Br2 और KOH के प्रेजेंस में, इसमें 1 मोल Br2 का होता है, 4 मोल KOH के होते हैं, और क्या बनता है ये 1 डिग्री एमाइड बनाता है, ये 1 डिग्री एमाइड बनाता है, ये 1 डिग्री एमाइड बनाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और K2CO3 बनाता है, 2 KBr बनाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है, 1 डिग्री एमाइड। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी ये उड़ा देगा, यहाँ पे भी ये उड़ा देगा, और यहाँ पे 1 डिग्री एमाइड बना देगा, यहाँ पे भी 1 डिग्री एमाइड बना देगा, यहाँ पे भी उड़ा देगा, और यहाँ पे 1 डिग्री एमाइड बना देगा। तो ये 1 डिग्री एमाइड है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये कभी 3 डिग्री समझ लो इसको। अब बेंजीन को एनिलीन कैसे बनाया जाए, पहले इसको कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके इसमें तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा NO2 को जोड़ो, और उसके बाद में फिर इसको तुम रिड्यूस कर दो LiLH के साथ में, फिर HCl के साथ में, या फिर H2Ni इन इथॉल या SnHCl के साथ में रिएक्ट करके इसको रिड्यूस कर दो। अब बेंजीन को हम ये कैसे बनाएं देखते हैं बनाने। पहले नाइट्रोजन जोड़ा हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोजन जोड़ा, उसके बाद में H2Ni के साथ में हमने H2 और Ni के साथ और इथाइल के साथ में इसको रिड्यूस करा NH2 में। फिर हमने क्या करा, इसको CH3 CH2Br के साथ में 2 इक्विवेलेंट के साथ में इसको रिएक्ट करा। ये कौन सी रिएक्शन है ये बताओ यहाँ पे, ये सबसे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी अमोनोलाइसिस की, वही रिएक्शन है ये, ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड।
दो यहाँ पे जुड़ जाएंगे आके। अब ये है इसमें दो दो इसमें हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसको हमें हेक्सेन 1,3 डाइओइक बनाना है, हेक्सेन 1,3 डाइओइक बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaCN के साथ में रिएक्ट करके इसमें CnCN जोड़ देंगे। CnCN जोड़ने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, H3 पॉजिटिव के साथ में इसको सीधे सीधे ऑक्सीडाइज कर देंगे और ये बन जाएगा हेक्सेन 1,3 डाइओइक एसिड। उसके बाद में हमको इसको क्या बनाना है, हमको इसको जो है रिड्यूस कर, मतलब कि हम इसको जो है NH2 जोड़ना है और दो CH2। तो इसमें सबसे पहले NaCN के साथ में रिएक्ट करेंगे। NaCN के साथ की जगह अगर हम AgCN रिएक्ट कर दे तो क्या होगा, बताना इसमें कमेंट में। AgCN और वगैरह ये जो होते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो AgCN के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा वो बताना। अब है NaCN के साथ में रिएक्ट करके ये CN जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें CN जुड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे SnHCl के साथ में और ये जो है तुम्हारा CH2 और NH2 बन जाएगा, CH2 और NH2 बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं इधर प्रॉपर्टीज़। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डिपेंड करती है एस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पे। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो इस पे दोनों पे लोन पेयर्स हैं, ठीक है। लोन पेयर इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ये जो इसके जो लोन पेयर्स हैं, इसके जो लोन पेयर्स हैं वो जो है कम अवेलेबल है, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। और इसके जो होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही, तो ये लोकलाइज्ड होते हैं और ये डीलोकलाइज्ड होते हैं यहाँ पे। फिर अब ये बात करते हैं NH2 और OH में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा। देखो NH2 और OH में से रट लेना इस चीज़ को, NH2 के जो होते हैं ये ज़्यादा बेसिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर आ जाएंगे अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। NH2 के जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा आराम से दे सकता है NH2। इसका रीज़न भी है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है एग्जाम में। देखो इसमें क्या है, NH2 एंड इसमें डी लोकलाइज्ड है, इसमें डी लोकलाइज्ड हो गए। ये शायद मैंने करवाया था GOC में, मुझे याद आ रहा है। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज का मतलब भी घूम रहे हैं और लोकलाइज का मतलब कि एक जगह है, अवेलेबल है। तो लोकलाइज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से लोकलाइज नहीं, ये लोकलाइज होगा। ये ऑलरेडी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो जरूरत नहीं है, अच्छा खासा रिजोनेंस है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये यूज़ नहीं करता। डी लोकलाइज इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके ये एरोमेटिसिटी आ रही है, तो बढ़िया है, डी लोकलाइज है। अब ये चीज़ मैंने अच्छे से समझाई थी GOC में कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर होगा यहाँ पे डी का सबसे ज़्यादा। क्यों होगा बेसिक करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड तो यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बिल्कुल भी रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पे कुछ रेजोनेंस वाली चीज़ कोई नहीं है। इस वजह से ये जो है इससे ज़्यादा तुम्हारा दिखा रहा है। दोनों लोकलाइज होने के बाद में भी ये ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है। अब डी और सी हो गया। अब डी लोकलाइज में देखेंगे तो डी लोकलाइज में एक ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये रिंग चेन का पार्ट है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये चेन का पार्ट नहीं है। भले से ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन ये जो है ये तो चेन का पार्ट है सीधे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बी वाले सबसे कम बेसिक होंगे, सबसे कम अवेलेबल होंगे, ए वाले फिर भी होंगे ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर जो है अगर यहाँ पे दोनों NH2 जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे CH3 और NH2 है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेसिक होगा, दोनों NH2, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैसेस फेज। अब देखो गैसेस स्टेज वाला क्वेश्चन भी मैंने GOC में करवाया था, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं इसको। बेसिक स्ट्रेंथ जो नॉर्मल होती है वो जैसे जितने अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है और 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। लेकिन जो अगर लिक्विड फेज की बात करी जाए, एक्वस फेज की बात करी जाए, तो उसमें अगर जो जुड़े हुए अल्काइल है वो मिथाइल है CH3 है, और जुड़े हुए अल्काइल अगर इथाइल है C2H5 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो मिथाइल वाला होगा उसमें जो है तुम्हारा 213 का याद रखना, और जो इथाइल वाला है उसको 231, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये मिथाइल जो है छोटा होता है तो 2 1 याद रखना, और इसमें जो इथाइल बड़ा होता है तो 2 3 याद रखना। तो 2 तो पहले दोनों में आएगा, और इसमें नॉर्मल होता है 3 2 1 होता है, ठीक है, गैसेस फेज में। लिक्विड फेज में अच्छा होता है। और ये क्या किस वजह से होता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन थेरेपी, और भी सॉल्वेशन इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये होता है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमाइंस। अब अमाइंस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो ये एसाइलेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एसाइलेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बेंजोइलेस स्कॉट्स बोमन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, स्कॉट्स बोमन रिएक्शन, स्कॉटन बोमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेंजोइलेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। RNH2 को अगर हम तुम्हारा एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनता है, यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है, और इसमें से HCl उड़ जाता है, और
ये पाइरीडीन के प्रेजेंस में होता है। कहाँ से टूटता है? यहाँ से टूटता है और इसमें से एक H निकल जाता है। H निकलने से के बाद में ये जुड़ जाते हैं यहाँ पे और ये इस पाइरीडीन के प्रेजेंस में होता है। क्यों होता है पाइरीडीन के प्रेजेंस में? क्योंकि HCl जो निकला उसको फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए। अब देखो इसमें भी जो है तुम्हारा HCl निकलेगा, HCl निकलेगा, H में से भी H निकलेगा और ये RH एसाइलेशन हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एसाइलेशन हो रहा है, किसका? अमाइन का एसाइलेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे ROH है या फिर RNS2 है तो भी क्या होगा, जो ये तुम्हारा ये मान लीजिए ये टूटा तो ये NH2 में जाके जो है ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो इसमें एक क्या बन रहा है तुम्हारा, एक तुम्हारा ईस्टर बना देगा और एक तुम्हारा जो है एसाइल, एक का तुम्हारा अमाइन का एसाइलेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अब है कार्बोनामाइन रिएक्शन। कार्बोनामाइन रिएक्शन जो होती है सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के लिए होती है। पहली चीज़ तो ये ध्यान से याद रख लो, किसके लिए होती है? ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन के लिए होती है कार्बोनामाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये 1 डिग्री अमाइन में रिएक्शन होता है इसमें और ये फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड बनता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले NH2 के जो लोन पेयर होते हैं वो इसके CCl2 जो होता है इसमें डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इसमें CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन जो है इंटरमीडिएट बनता है इसमें और इसके ये वैकेंट ऑर्बिटल पे वो करता है, अटैक करता है और यहाँ पे RNC बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन याद रखना अच्छे से। अब है विच गिव्स द कार्बोलामाइन रिएक्शन। कार्बोलामाइन रिएक्शन कौन सा दिखाएगा? ये 1 डिग्री है, ये दिखाएगा। ये 2 डिग्री नहीं है, ये भी 1 डिग्री है, ये दिखाएगा। ये 3 डिग्री है, ये नहीं दिखाएगा। और ये तुम्हारा जो है 2 डिग्री है तो ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है ये तो तुम्हारा अमाइड हो गया तो ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब है रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ में क्या रिएक्शन होती है? तो नाइट्रस एसिड को याद कैसे करेंगे हम? नागिन। नाइट्रस एसिड में क्या होता है? नागिन। नागिन नागिन मतलब कि जो ये तुम्हारा 1 डिग्री होता है वो N2 गैस देता है और जो तुम्हारा 2 डिग्री होता है वो येलो ऑयली लिक्विड देता है और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं दिखाता। तो नागिन नाइट्रस गैस के साथ में याद करेंगे हम। अब ये पहला जो है ये गैस देता है, N2 गैस देता है 1 डिग्री, HNO2 के साथ में रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। HNO2 ये इंपॉर्टेंट है और इसका नागिन याद रखना है। नाइट्रस एसिड जो है इसको HNO2 कहते हैं, HNO2 कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाता है ये मैंने बता दिया। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो रिएक्शन ही नहीं दिखा आता। ठीक है, अब ये क्या है? HNO2 के साथ में ये रिएक्ट करके तुम्हारा अच्छा ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ में HNO2 क्या बनाता है तुम्हारा? N2 गैस निकाल देता है यहाँ पे और उसके बाद में R पॉजिटिव बन जाता है। अगर R पॉजिटिव को वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ROH बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ये क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, मतलब कि 2 डिग्री है, N के साथ में जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री है। तो ये HNO2 के साथ में रिएक्ट करके येलो लिक्विड बनाता है जिसको नाइट्रोसमाइन बोलते हैं, नाइट्रोसोसमाइन बोलते हैं। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोसमाइन। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री HNO2 के साथ में रिएक्ट करके कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाता। अब है हाइंसबर्ग टेस्ट। हाइंसबर्ग टेस्ट में देखें ये किस लिए होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेट करता है, मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। हसीन हाइंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हाइंसबर्ग टेस्ट। तो अब इसमें क्या होता है हाइंसबर्ग टेस्ट में? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए होता है। वो ऊपर वाला जो होता है वो टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ना NCERT में क्वेश्चंस दे रखे हैं अच्छे अच्छे कि कौन से जो है किस किस को डिस्टिंग्विश कौन से टेस्ट करता है, तो वो चीज़ NCERT में कम कर लेना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइंसबर्ग टेस्ट का हसीन से याद रखना। हसीन मतलब कि S से सोल्यूबल, I से इनसोल्यूबल इन द एल्कलाई और N से नो रिएक्शन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हसीन हाइंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, किस लिए होता है? तीनों को डिस्टिंग्विश करता है ये। और ये पहला सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, नो रिएक्शन। ठीक है, ये इसका जो है रिएजेंट होता है। इसका रिएजेंट का स्ट्रक्चर याद रखना। अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अमाइन जो होता है वो पॉलीसब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट देता है। पहली चीज़ पॉलीसब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट देता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको किसके साथ रिएक्ट कर दें, अगर हम इसको एनहाइड्रेट के साथ में रिएक्ट कर दें तो यहाँ पे ये जोड़ देता है ये। और फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अगर ई के साथ में रिएक्शन करें तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है यहाँ पे एर्थ ऑर्थ और पैरा पे। तो ये देख लेना अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। अगर ये Br2 को हम CS2 के साथ में रिएक्ट करें, मतलब कि Br2 को इन द CS2 मतलब कि तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है ये? तो ये वाइट पीपीटी दिखाता है नहीं, तो ये वाइट पीपीटी नहीं दिखाता है। तो ये जो है ये गलत है। इसमें जो होता है एक तो तुम्हारा ये Br लगता है ऑर्थो पे और दूसरा बनता है पैरा। ठीक है, ये वाइट पीपीटी इसमें नहीं बनता। तो NH2 और ये Br यहाँ पे जुड़ेगा एक, ये मेजर होता है। ठीक है,
तो CH2 के अंदर मतलब कि नॉन पोलर के अंदर जो होता है ये मेजर होता है और एक जुड़ता है, मोनोब्रोमिनेशन होती है। लेकिन पोलर के अंदर जैसे वाटर के अंदर जो है ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है वाइट पीपीटी, जैसे उसमें होता था, OH में होता था। अब NH2 के ऊपर चलते हैं। अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, अब मैं ना जितने भी इसके फ्रीडल क्राफ्ट स्टाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, ये जितने भी दिखाते हैं इन सब का मैं एक वीडियो में टेबल के फॉर्म में समझा दूंगा ये, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी। तो अभी इसमें क्या होगा, अगर Br2 इन द एसिड है, Br2 इन द एसिड या वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे जो है मेजर यही बनता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें इसमें जो है 47% मेटा बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें 51% जो है तुम्हारा पैरा बनता है, 47% अच्छी क्वांटिटी में इसमें मेटा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो NH3 होता है ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब है तुम्हारा, अगर हमको पैरा चाहिए प्रोडक्ट तो पैरा के लिए क्या करेंगे, तो हमें पायरिडिन इन प्रेजेंस ऑफ असाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे और फिर कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा के, वाटर के साथ में रिएक्ट करवा के हमारा पैरा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। अगली अब है NH2 को अगर हम तुम्हारा CH3 सी असाइल, अगर हमको क्या करना है, अगर हमको इसका असाइलेशन करना है तो असाइलेशन में हम पायरिडिन के साथ में इसको एसाइल हाइड्राइड का ग्रुप जोड़ेंगे साथ में और हीट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले ये बनेगा। उसके बाद में फिर ये तुम्हारा जब हम कंसिडरेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इसका सल्फोनेशन होगा और उसके बाद में फिर कंसिडरेटेड HNO3 के साथ में हम इसको रिएक्ट करेंगे, कंसिडरेटेड HNO3 और कंसिडरेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तुम्हारा नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। देखो अब नाइट्रेशन जो होगा किसके उससे होगा, तो ये यहाँ पे ऑर्थो पे अभी ऑर्थो पे पोजीशन खाली है तो ये नाइट्रेशन जो है यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है तुम्हारा ये H2SO4 उड़ जाता है, तो ये तुम्हारा ऑर्थो वाला बनाना है। तो ये तुम्हारा ऑर्थो का बनाने के लिए ये हो गया, ये पैरा के बनाने के लिए ये हो गया, और ये जो इससे बनता है नॉर्मल वाले से, ये तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग 47% बनता है इसमें। ठीक है, अब है अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, ये तुम्हारा SO3H बनता है और ये जो है होता है ज्विटर आयन की प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब कि ये एक तरीके से थोड़ा बफर सोल्यूशन टाइप का बनाता है। ठीक है, ये H जो होता है इसका ऊपर नीचे जाता रहता है, ये वाला H ऊपर इसमें जाता है, कभी इसमें से इसमें चला जाता है, ऐसे H ऊपर नीचे होता रहता है ये। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट ये रिएक्शन नहीं दिखाता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। इसी कन्फ्यूजन के लिए मैं ना एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। फिर है अब यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन है, ये तुम्हारी वही आ गई तुम्हारे, पहले तो ये बाल्स के मेन रिएक्शन है, ये HbF4 के साथ में हीट करने से करके ये बाल्स के मेन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी पीछे भी। और लेकिन H2O4 NaNO2 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है नाइट्रेशन हो जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रेशन भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, और अगर हम इसको ये डाइएजो है, ठीक है, डाइएजो का करेंगे तब, तो डाइएजो को और HbF4 के साथ में हम रिएक्ट करेंगे और हीट कर देंगे तो इसमें जो है ये फ्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाता है। इस रिएक्शन का नाम है बाल्स-कमेन रिएक्शन। अगर HbF4 को हम तुम्हारा NaNO2 के साथ में हीट करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में तो तुम्हारा NO2 इसमें नाइट्रेशन हो जाता है। फिर डाइएजो को हम अगर HPO2 के साथ में डाइएजो को रिएक्ट करेंगे तो इसमें तुम्हारा बेंजीन बन जाता है और H3PO3 निकल जाता है। उसके बाद में अगर हम डाइएजो को तुम्हारा अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेंगे और हीट करेंगे तो भी तुम्हारा बेंजीन बन जाता है और तुम्हारा ये निकल जाता है, इसमें क्या निकल जाता है, इसमें एल्डिहाइड निकल जाता है। अगर हम डाइएजो को तुम्हारा H2 और हीट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा फिनॉल बन जाता है। ठीक है, अगर हम डाइएजो को फिनॉल के साथ में माइल्ड बेसिक में मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं, फिनॉल के प्रेजेंस में माइल्ड बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑरेंज डाई बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उसमें भी दिया है सॉल्ट एनालिसिस में भी। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिया है ये। तो ऑर्गेनिक डाई बनता है, इसमें ध्यान रखना कि ये क्या करता है, ये तुम्हारा N2N2 होता है और इधर OH ग्रुप होता है। इसमें जो है फायरो ऑक्सी बेंजीन भी बोलते हैं इसको, फायरो ऑक्सी एसो बेंजीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और साथ में इसके क्या निकलता है, कोई नहीं निकलता। अब ये रिएक्शन जो है माइल्ड बेसिक मीडियम में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एनिलीन के साथ में डाइजेंसो का रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, और ये जो होती है तुम्हारी बेसिक मीडियम में होती है। फिनॉल वैसे तो एसिडिक होता है फिनॉल, लेकिन ये बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, अब ये है एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन। इसमें क्या बनता है, इसमें जो बनता है ना, इसमें येलो कलर का बनता है, ये इसमें येलो कलर का बनता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो है OH की जगह NH2 है और ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर अल्फ़ाबेटिक हैलाइड्स की। जो लोअर
जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो फिशी स्मेल होती है उनमें, और 3 कार्बन से 8 कार्बन वाले में कलरलेस लिक्विड होते हैं वो, और 8 कार्बन से ऊपर वाले के कलरलेस सॉलिड होते हैं। और अराइल अमाइन जो होते हैं ना, अराइल अमाइन वो कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कलर, तो ये ऑक्सीडेशन पे कलर दे सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये जो अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा होता है, ए से ज़्यादा होता है, फिर बी से ज़्यादा होता है, फिर सी से, डी से, और ई से सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होता है। फिर किसका होता है? 1 डिग्री अमाइन का होता है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में किसका होता है? फिर 2 डिग्री अमाइन का होता है। फिर वो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमाइन का होता है। फिर जो होता है तुम्हारा ये एल्केन का होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे बॉइलिंग पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो सारे बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉइलिंग पॉइंट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होती है, और मोलिकुलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। ठीक है, तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, फिर 3 to 1 डिग्री, और फिर एल्केन आ गया यहाँ पे। फिर है ये रिएक्शन अगर Fe+H2O के साथ में रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन को, तो क्या बनता है? नाइट्रोसोबेंजीन बनता है। और ये तुम्हारा इसके साथ कंफ्यूज मत होना, Fe+HCl के साथ कंफ्यूज मत होना, उसमें वो NH2 बनाता है। ठीक है, और ये कुछ रिएक्शन है, Na3ASO3 NaOH प्लस ग्लूकोज के साथ में ये एजॉक्सीबेंजीन बनाता है। और NO2 जो है इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम, वीक एसिडिक मीडियम है। चलो इतना बहुत है, तो ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अब शुरू करेंगे, अब बायोमोलिक्यूल्स रह गया, उसको और कवर कर देंगे।